वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर शमाली और जैसा कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं टैक्स के बारे में। बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। टैक्स क्या है, मतलब बहुत सारी। तो आप लोग देख सकते हो कि टैक्स में जो महापुरुष हैं जो खड़े हुए हैं वो विचार कर रहे हैं टैक्स से, और टैक्स के बारे में सोच रहे हैं कि इतना पैसा, सारा पैसा वो कमाता है। मान लो कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो उस केस में उसको कुछ से कुछ पे करना ही पड़ता है, जो कि एक टैक्स का प्रकार ही होता है। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स ही। इनकम टैक्स मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे टॉपिक्स के अंदर होता है, टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इसके डिडक्शंस हो गए हैं, वो भी मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर टीडीएस के बारे में बताया था कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस के अंदर कितनी राशि तक जो राशि एग्जामिनेशन जो लिमिट होती है, कर मुक्त की जो राशि होती है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन वाइज। कंप्लीट है। उसके अतिरिक्त मैंने आपको पिछली क्लासों के अंतर्गत ही मैंने आपको कुछ फॉर्म के बारे में बताया था, जिसमें जो पहला जो फॉर्म था वो था 26AS। उसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको फॉर्म 16 और फॉर्म 16A के बारे में बताया था। फॉर्म 16 जो होता है वो वेतनभोगी के रूप में, कोई व्यक्ति जो है वो वेतनभोगी है, तो उस केस में जो टीडीएस के जो सर्टिफिकेट है एक प्रकार से वो फॉर्म 16 कहलाता है। फॉर्म 16A जो होता है वो होता है जब वो गैर वेतनभोगी हो, यानी वो जब नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध नहीं है, वो किसी अन्य जगह से क्या होता है आय को अर्जित करता है और वहां पे मान लो उसका क्या हो रहा है टीडीएस चार्ज किया जा रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है, यदि उस टीडीएस चार्ज कर रहा है तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो फॉर्म 16A कहलाएगा। कंप्लीशन। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में वापस से मैंने आपको जैसे बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट मैं कह सकता हूँ वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत मैंने आपको वैसे थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि उसमें क्या बताया था। मैं आपको नेक्स्ट जो क्लास में बताऊंगा वो बताऊंगा ITR। अब ITR क्या होता है? ITR के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कहलाती है इनकम टैक्स रिटर्न। ITR की फुल फॉर्म क्या होती है? इनकम टैक्स रिटर्न। यानी किसी व्यक्ति ने आय तो अर्जित कर ली, पैसा कमा लिया, उसके बाद क्या होगा वर्ष के अंत में उसको क्या करना पड़ेगा, ITR फिल करना पड़ता है, ITR इनकम टैक्स भरना पड़ता है। उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो भी मैंने आपको वैसे तो बता ही दी है। अब ऑनलाइन जिसको प्रैक्टिकली उसका काम कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास के अंदर और आने वाली क्लासों के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR। बड़े आगे की तरफ तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ITR फाइल किसको करना होता है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि ITR होता क्या है। तो वो अब मैं आपको बताता हूँ कि ITR किसको फिल करना होता है, यानी फाइल करना होता है। फाइल करना होता है, किसको फाइल करना होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो है 1961 की धारा 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, धारा क्या होगी 139 होगी और सब धारा या फिर उपधारा जिसको कहते हैं उपधारा 1 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल कमाई वित्तीय वर्ष, देखें आप लोग ध्यान से देखें, जिसकी कुल कमाई वित्तीय वर्ष जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ 2020-21 की बात कर रहा हूँ, वो अपना क्या फाइनेंशियल ईयर क्या हो सकता है या असेसमेंट जिसको बोल सकते हैं, टैक्स के दायरे में आता है। टैक्स के दायरे में आता है जो कि वित्तीय वर्ष 19 के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक है, उसे ITR फाइल करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो टैक्स जो स्लैब रेट को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बता रखी है, कौन सी 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, 15 से अधिक। बता कि नहीं बताता, स्टार्टिंग की क्लास की बात कर रहा हूँ। यदि वो इसी श्रेणी में आ रहा है, यदि वो 2.5 लाख से ज्यादा जैसे क्लियर दे रखा है टैक्स के दायरे में वो आता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, ITR फाइल करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2, भारत से बाहर काम करने वाले या भारत में व्यवसाय करने वाली कोई भी निजी या सार्वजनिक कंपनी, ऊपर तो व्यक्ति की बात हो गई है, आप हो गए, मैं हो गए, दूसरे व्यक्ति हो गए, ये तो बात उनकी होगी जिनकी आय जो होती है वो 2.5 लाख से ज्यादा होती है, तो उस केस में उसको ITR फाइल करना ही पड़ता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि भारत से बाहर काम करने वाली या भारत के अंदर ही कोई कंपनी है जो कि निजी भी हो सकती है और सार्वजनिक भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। फर्म हो गई, HUF हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हिंदी में कहा जाता है हिंदू अविभाजित परिवार, या फिर AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वैसे इसके बारे में सबके बारे में मैंने आपको बता दिया कि इनकम टैक्स ने किन किन को व्यक्ति माना है आगे पास में। तो AOP हो गया व्यक्तियों का संघ, हो गया निकाय, जो भी निकाय होती है, अथॉरिटियां होती है, लोकल अथॉरिटी की बात कर रहा हूँ, वो सभी होगी। आदि
जो भी वर्ष के कुल लाभ नुकसान की घोषणा करने और अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं वे सभी ITR फाइल कर सकते हैं। भाई जो ही उस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, उस दायरे में आ रहे हैं, तो उन सभी को भी क्या करना पड़ेगा, ITR फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट बोलता है किन किन व्यक्तियों को, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स जो विभाग है, किन किन व्यक्तियों के लिए क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया, कंपल्सरी कर दिया कि उनको ITR फाइल करना ही पड़ेगा। ऊपर तक क्या होगा, इसने नॉर्मल सी परिभाषा बताई कि ITR होता क्या है, उसको फाइल कौन कौन कर सकता है। अब नीचे वाले जो पॉइंट में आपको बता रहा हूँ वो क्या है, कंपल्सरी है कि उनको ITR फाइल करना ही पड़ेगा। वो कौन कौन है वो आप लोग बता देता हूँ। इसमें बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से कम हो तो, और उसकी वार्षिक जो आय होती है, एनुअल जो इनकम होती है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक हो तो उसको ITR फाइल करना पड़ता है। कंप्लीट है। 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसको ITR फाइल करना ही पड़ेगा। उम्र उसकी कितनी है, 60 वर्ष से क्या है, कम है उस केस में, और इनकम कितनी है, 2.5 लाख से ज्यादा। पॉइंट नंबर 2, यदि किसी व्यक्ति की उम्र, जिसको हम कह सकते हैं सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, वो क्या हो रहा है, यानी जिसकी उम्र 60 वर्ष से 80 वर्ष की आयु, यानी 60 वर्ष से ज्यादा है लेकिन 80 वर्ष तक या 80 वर्ष से कम है, तो उस केस में जिसकी एनुअल इनकम, जिसकी वार्षिक जो आय होती है वो 3 लाख रुपए या उससे अधिक हो। आपको ध्यान हो स्लैब रेट के बारे में आपको बताया था, मतलब कि 0 से 2.5 हो गया, उसमें क्या नील बताया था, मतलब उसको कोई टैक्स लायबिलिटी के अंदर वो नहीं आता है, लेकिन उससे ज्यादा जो होता है वो टैक्स लायबिलिटी में आ जाएगा। तो इस केस में ये बता रखा है जिसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो लेकिन 80 वर्ष तक या 80 वर्ष से कम हो, तो उस केस में उसकी सालाना आय यानी वार्षिक आय यदि 3 लाख रुपए या उससे अधिक होती है तो उस केस में भी उसको कंपल्सरी है ITR फाइल करना ही पड़ेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी की उम्र, किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, उम्र उसकी क्या है, 80 वर्ष से ज्यादा है, कितनी, 80 वर्ष से ज्यादा है, और उस केस में यदि वो उसकी एनुअल जो इनकम होती है वो 10 लाख से अधिक होती है। आप सोचोगे सर 80 साल का व्यक्ति है, 80 साल से ज्यादा का व्यक्ति है, तो वो 10 लाख कैसे कमा सकता है, ये आपकी गलतफहमी है। कैसे गलतफहमी है, ये तो बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करता हूँ, लोअर क्लास फैमिली की बात करता हूँ, उस केस में 10 लाख 80 वर्ष की उम्र से ज्यादा है तो उस केस में उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं बात करता हूँ अपर क्लास की बात कर रहा हूँ, उच्च वर्गीय परिवार की मैं बात करता हूं, तो उस केस में उनकी उम्र कितनी भी हो वो पैसे तो कमा ही रहे हैं। तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष से अधिक हो और यदि उसकी वार्षिक जो आय होती है वो 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो तो वो भी ITR फाइल करने की श्रेणी में आ ही जाएगा, यानी कंपल्सरी होगा इसके लिए उसको ITR फाइल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हर कंपनी या संगठन टैक्स भरने के लिए बाध्य है, चाहे उसे लाभ हो या नुकसान। देखो क्लियर दे रहेगा इससे, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी संगठन हो गया, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो, मतलब वो कंपनी है या संगठन है तो उसको ITR फाइल करने पड़ेगा। यदि आपको नुकसान हो रहा है तो भी आप इनकम टैक्स क्या करो, फाइल करो, आप उसमें शो कर दो कि आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट होने की दशा के अंदर क्या होगा, उसको ITR फाइल तो करना ही है। आगे बस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और ये वो कंपनी या संगठन है तो टैक्स भरने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, जिसको ITR फाइल करना पड़ेगा, कंपल्सरी है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यदि आप कोई नुकसान अगले वित्तीय वर्ष में ले जाना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, अब कुछ क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं 2 प्रकार के खर्चे होते हैं, आपने लोगों ने अकाउंट में पढ़े होंगे, एक होता है पूंजीगत खर्चे होता है, दूसरा क्या होता है, आयगत खर्चे होते हैं। अब पूंजीगत खर्चे का मतलब क्या होगा, पूंजीगत खर्चे का मतलब यह होगा कि मान लो कि आपने असेट्स खरीदी है, असेट्स खरीद रहे हैं तो आपको पता है असेट जब खरीदते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, ITR बात करते हैं, ITR जब फाइल होता है उसमें कहा जाता है कि जो भी अपन बात कर रहे हैं, जो भी संपत्ति खरीद रहे हैं या किसी संपत्ति को नुकसान में बेच रहे हैं, भूमि के अलावा जो दूसरी संपत्तियां होती है उन सभी को नुकसान में बेचा जाता है। समझ में आ गई बात, कोई बस खरीदी, मान लो आपने 10 लाख की या 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, बस हो गई, गाड़ी हो गई, 15 लाख की गाड़ी खरीदी है, 2 साल उसको चलाया, 2 साल उसको चलाने के बाद यदि उसको आप मार्केट में सेल करने के लिए जाते हो तो उस केस में आपको 15 लाख रुपए नहीं मिलेगा, आपको 7 8 या मतलब कि जो वैल्यू है उसकी वैल्यू से आपको कम मिलेगी। तो नॉर्मल सी बात है उस अमाउंट या उस खर्चे पे, क्योंकि वो खर्चा ही है, तो उस पर आपको क्या वो नुकसान हुआ। मान लो ऐसा कोई नुकसान है तो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसी वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उसको अपन क्या करते हैं, कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए भी क्या होता है, कैपिटलाइज का मतलब होता है उसको भागों में डिवाइड करना, ठीक है। जो भी खर्चा हुआ, जो भी हानि हुई है, अगर कैपिटल लॉस होता है, उस हानि को एक ही वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या होता है, उसको अपन को एडजस्ट नहीं कर सकते, उसको आने वाले कुछ वर्षों में भी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। यदि ऐसा ही कुछ हो रहा है उस वित्तीय वर्ष के दौरान तो उस केस में भी क्या होगा, आपको ITR फाइल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट ये बोल रहा है एक
भारतीय निवासी जिसकी देश से बाहर भी कोई संपत्ति या कुछ कारोबार हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में केवल कृषि जो आय होती है, केवल कृषि जो आय होती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है, एग्जम्प्टेड होती है, कर मुक्त होती है। लेकिन बात करता हूँ भारत से बाहर यदि कोई संपत्ति है, कुछ कारोबार है और उसका जो अमाउंट है वो भारत के अंदर आ रहा है, और भारत के अंदर आ रहा है मतलब उसको इनकम हो रही है, और इनकम हो रही है इसका मतलब क्या हो, उसको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी लोन या वीजा के लिए क्या हो रहा है, इसमें किसी लोन या वीजा के लिए आवेदन करने पर भी आईटीआर जरूर होता है। जैसा कि मैं आपको बताया था, मैंने जब आपको टीडीएस के बारे में बता रहा था, टीडीएस के अंदर जो सर्टिफिकेट होता है 16 और 16A जो सर्टिफिकेट होते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता है तो उसको पासपोर्ट के साथ उस देश का वीजा लेना जरूरी होता है। और वीजा लेते हैं तब भी क्या होता है, उस केस में उसको क्या होता है, उसको आईटीआर दिखाना पड़ता है। साथ ही साथ उसको मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 16 बताया कि नहीं बताया था, फॉर्म 16 के बारे में बताया, वो उसको दिखाना पड़ता है। उसके बिहार पे क्या होता है, उसको देखा जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है कैपेबल है या नहीं है। आ रही बात में, तो उस केस में भी क्या होता है, आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है, यदि किसी व्यक्ति को धर्म स्थान का मतलब क्या होता है, जो भी धार्मिक संस्था है तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, या फिर किसी अनुसंधान यानी रिसर्च की बात कर रहा हूँ, शैक्षिक केंद्र कोई एजुकेशन सेंटर हो गया वो उसकी बात कर रहा हूँ, चिकित्सा केंद्र मेडिकल सेंटर उसकी बात कर रहा हूँ, गैर सरकारी विश्वविद्यालय से इनकम होती है, यानी ये इनकम का है, यानी कौन कौन सी इनकम हो सकती है, उसको धार्मिक स्थान से इनकम हो सकती है। मतलब कि किसी बात करते हैं, यदि बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उनकी क्या होती है, ट्रस्ट होती है ट्रस्ट, उन ट्रस्ट को क्या होता है, पैसा अर्निंग होती है, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से। तो वो भी क्या होता है, इस श्रेणी की बात कर रहे हैं, वो इसी श्रेणी में आती है, उनको भी क्या होता है, आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है। कोई भी अनुसंधान हो गया, रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च के मान लो कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसके भी पे आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो भी श्रेणी में आ जाएगा। शैक्षिक केंद्र हो गया, चिकित्सा केंद्र हो गया, गैर सरकारी विश्वविद्यालय होगा। गैर सरकारी का मतलब एक तो गवर्नमेंट होता है, दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ या सेमी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, तो उस केस में भी ये श्रेणी में आता है, तो उनको भी क्या करना होता है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है। कंप्लीट है। लास्ट और फाइनल पॉइंट वो क्या बोलता है, इसके अलावा यदि किसी एनआरआई नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का अप्रवासी के पास भारत में इनकम के स्रोत है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। यदि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि भारत का कोई निवासी वो आउट ऑफ इंडिया रहता है या फिर बाहर का निवासी है, वो भी भारत के बाहर ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है, और मान लो कि उसका कोई व्यापार है कहाँ पर, भारत के अंतर्गत है, और मान लो कि उसको कहीं से इनकम अर्निंग हो रही है, इनकम प्राप्त हो रही है, वो किसी भी बेस से हो सकती है, तो उस केस में भी उसको आईटीआर फाइल करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आईटीआर जो फाइल होता है वो किस किस के लिए व्यक्ति जो होते हैं, कौन कौन से जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है कि उनको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। कंपलसरी हो गया, यानी इसको आप उसको नकार नहीं सकते हो। ये तो बात होगी फाइल किसको करना पड़ता है। हम बढ़ते हैं थोड़ा से आगे की तरफ। अब आईटीआर जो फाइल हो गया है उसकी क्या दे रखी, कुछ महत्वपूर्ण तारीख दे रखी। महत्वपूर्ण तारीख का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ष, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रतिवर्ष जो भी व्यक्ति होगा, जो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से वो व्यक्ति हो गए जिनको आईटीआर फाइल करना पड़ता है, वो उनकी डेट दे रखी है, यानी वो निर्धारित तारीख दे रखी है कि उस तारीख तक आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। वो तारीख कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईटीआर फाइल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, वो हैं कौन कौन सी, देखो आप, सबसे पहले मैं श्रेणी की बात करता हूँ और उसके बाद मैं किसकी बात करूंगा, उसकी लास्ट डेट, कब तक वो हो जाना चाहिए आईटीआर। सबसे पहले बात आती है व्यक्ति की, जिसमें आप आ गए, मैं आ गया, फिर दूसरा व्यक्ति आ गया, उसको हर वर्ष जो श्रेणी में आ रहा था मैंने आपको बता ही दिया, 31 जुलाई तक या 31 जुलाई से पहले तक उसको क्या करना, अपना आईटीआर फाइल कराना पड़ता है। अपना आय का जो विश्लेषण होता है, आय की जो जानकारी होती है वो आईटीआर में जो भरी जाती है उसमें आपको क्या करनी पड़ती है, उसको देनी पड़ेगी। कंप्लीट है, 31 जुलाई तक। फिर बात करते हैं व्यक्तियों का समूह, जिसको हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कह सकते हैं। जैसे कि एसोसिएशन बने होते हैं, मैंने आपको बताया एसोसिएशन बनता है, वकीलों का एसोसिएशन हो गया, डॉक्टर का एसोसिएशन हो गया, या किसी अन्य व्यक्तियों का एसोसिएशन हो गया, उनको जो मान लो कोई अर्निंग हो रही है, आय अर्जित हो रही है, तो उस केस में भी उनको भी 31 जुलाई तक क्या करना पड़ेगा, अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कोई परिवार है जो सभी मिलजुल कर रहता है। वैसे अभी हाल फिलहाल की बात करता हूँ, वर्तमान समय की बात करता हूँ, तो ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं कुछ टाइम पहले की तरफ जाता हूँ तो आपको ध्यान है, तो परिवार का एक ही मुखिया होता था, मेन मुखिया होता था। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी परिवार के जो मेन मुखिया उसके दादाजी है, और उसके बाद क्या होता है, उसी परिवार के अंदर सभी लोग रहते हैं, मतलब कि उनके सभी बेटा बेटी वगैरह सब कुछ परिवार उसी में एक रहता है, और जो मेन जो मुखिया होता है
वो उस चीज़ को क्या वो करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो वही कहलाता है हिंदू अविभाजित परिवार, यानी किसी भी जो हिंदू भी परिवार है उसका विभाजन नहीं हुआ है। आज बस में उसको कोई अर्निंग हो रही है, मान लो वो उस श्रेणी में आ रहा है, तो उस केस में उसको भी 31 जुलाई तक 31 जुलाई तक उसको ITR फाइल करना ही पड़ेगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ व्यक्तियों का संघ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 31 जुलाई तक इसको क्या करना पड़ता है, ITR फाइल करना ही पड़ेगा। फाइनल पॉइंट व्यवसाय, यदि कोई बिजनेस है, देखो बिजनेस में क्या होता है, ऑडिट करवानी पड़ती है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये तो नॉर्मली क्या होता है, आम व्यक्ति कोई भी हो, क्या आप होगे, मैं होगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि ITR फाइल कैसे करते हैं। आप अपना स्वयं का या फिर किसी और व्यक्ति का क्या कर सकते हो, ITR फाइल कर सकते हो। लेकिन मैं बात करता हूँ किसी बिजनेस सेक्टर की बात करता हूँ, उसके लिए ऑडिट कराना जरूरी होता है। एक फिक्स टर्नओवर दे रखा होता है, मतलब कि कोई व्यवसाय है जो पैसा कमा रहा था, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, CA से ऑडिट करानी पड़ती है, CA से जांच करानी पड़ती है। एक आप तो काम करोगे, साथ ही साथ जो CA होता है वो इस काम को देखेगा कि जो आपको काम आपने किया वो सही है गलत है, प्रॉफिट जो आ रहा है जो लॉस आ रहा है वो सही है गलत है, वो क्या करता है, CA उस चीज़ की ऑडिट करता है। तो ऐसे कोई है जो ऑडिट वाली जो बात हो रही है, यदि CA किसी व्यवसाय का ऑडिट करता है तो उस वाली फाइल जो होती है उसका ITR जो फाइल होता है वो 30 सितंबर तक आपको क्या करना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, कौन सा, अगस्त और सितंबर वाला। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये तो बात होगी किसकी, निर्धारित तारीख की, कि उस तारीख तक या उस डेट तक आपको क्या करना पड़ेगा, ITR फाइल कराना पड़ता है। कंप्लीट है। बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अब बात आती है नेक्स्ट, ITR जो होते हैं, इनकम टैक्स जो रिटर्न होते हैं, जो फॉर्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के ITR फॉर्म होते हैं। सब में अलग अलग क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, और जो भी ITR जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के लिए अलग अलग, या फिर कह सकते हो अलग अलग जो इनकम होती है उनके बिहार पे क्या होता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जो कि नॉर्मली कितने प्रकार के मैं आपको बताना हूँ। सबसे पहले आता है टाइप ऑफ ITR फॉर्म, कितने प्रकार के ITR फॉर्म होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सामान्य दशा में देखा जाए तो ITR जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के ITR जो फॉर्म होते हैं वो होते 7 प्रकार के, जिसमें भी आपको अलग अलग चीज़, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हर एक चीज़ के क्या होता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं। 7 प्रकार के फॉर्म होते हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कि फॉर्म के ऊपर लिखे ही होता है ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। कंप्लीट है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो कि ITR का मतलब क्या होता है, ITR कौन फाइल करता है, किसके लिए कंपल्सरी है, ITR कितने प्रकार के होते हैं, और सब जो प्रकार होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हम अब क्या पढ़ने वाला है, अब मैं आपको जो आपका जो सिलेबस से संबंधित जो ITR है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा अपन बात कर सकते हैं, जिसके सबसे ज़्यादा क्या होता है, दाता करदाता होता है, टैक्स पेयर जिसको होता है, वो अपना है कौन सा वाला, वो मैं आपको बताने वाला हूँ ITR 1। कौन सा वाला, ITR 1। वैसे देखो बहुत हंसता मुस्कुराता चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, बहुत खुश है कि ITR भर रहा है। आप भी आने वाला टाइम पे जब स्वयं ITR भरोगे, आपका भी भरोगे, सामने किसी और व्यक्ति का भरोगे, और जब आपको अर्निंग होगी तो आप भी खुश हो जाओगे इस चेहरे की तरह। आगे बात मुंह पे फेस पे क्या हो जाएगा, आपको स्माइल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आप ITR भर रहे हो, स्वयं ITR भर रहे हो, और उसके बाद क्या करो, किसी और का भर रहे हो तो उसको आपको अर्निंग भी हो रही है। पैसा बोलता है, कहते हैं ना पैसा बोलता है, तो अब इसके हिसाब से आप क्या पैसा कमा भी सकते हो। कंप्लीट है। तो ये ITR 1 में आपको बताने वाला हूँ कि ITR जो 1 होता है उसको कैसे फिल करते हैं, ITR 1 होता क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैं आपको ITR 1 जो बताने वाला हूँ वो आपको ऑफलाइन भी बताऊंगा और ऑनलाइन भी बताऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफलाइन फॉर्म कैसा दिखता है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म 16A 26AS के बारे में बताया था, वो था ऑफलाइन फॉर्म था। मतलब कि क्या होता है कि फॉर्म डाउनलोड फॉर्म करना पड़ता है, फॉर्म को डाउनलोड करना पड़ता है, और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है और फिर भिजवाना पड़ता है, जहां आपको निर्धारित जो स्थान होता है वहाँ आपको भिजवाना पड़ता है। तो वो तो हो गया ऑफलाइन। और ऑनलाइन क्या होता है, डायरेक्ट अपन ऑनलाइन कर सकते हो। तो मैं आपको ITR जो 1 है वो दोनों बार मैं बताने वाला हूँ, ऑफलाइन मोड में बताऊंगा और ऑनलाइन मोड में बताऊंगा। तो उससे पहले क्या, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ITR 1 होता क्या है, तो उसके बारे में आपको बता दो। ITR 1 के बारे में, ITR जो 1 होता है जिसका नाम बोलते हैं सहज का मतलब क्या होता है, सुविधा पूर्वक इसको बोल सकते हैं। ये किसके लिए होता है, यह फॉर्म, ध्यान से इस चीज को देखें, यह फॉर्म उन नागरिकों के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए तक है। यानी कोई व्यक्ति जो है उसकी सालाना इनकम, देखो ध्यान रखना, इनकम टैक्स जो चलता है वो हमेशा चलता है वर्ष के आधार पर, वार्षिक के आधार पर चलता है। यदि किसी व्यक्ति की आय जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है किसी वर्ष के अंतर्गत, तो वो इस श्रेणी में आते हैं। जैसे कि उनको पैसा आय कहाँ से हो सकती है, उन्हें सैलरी,
एक हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान रखना मकान एक से अधिक नहीं होने चाहिए, बाकी वो दूसरा हेड आ जाएगा। आपको पता था हेड के बारे में बताया था, अलग अलग हेड होते हैं कौन कौन सा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो हेड है उसकी बात कर रहा था। तो यहाँ जो 50 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, 50 लाख की किसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट जो है उस सैलरी की बात कर रहा हूँ। उसको जो 50 लाख तक की जो राशि है वो कहाँ से मिल सकती है, पहला पॉइंट होगा सैलरी से। पॉइंट नंबर 2 क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, एक ही हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आ रही बस में। मान लो मकान बड़ा, उसमें एक स्वयं आप रह रहे हो, उस मकान के अंदर मान लो किराए पे दे रहेगा, छोटी सी इनकम वहां से हो रही, वो वाली बात। या अन्य स्रोत, अन्य स्रोत में क्या क्या आ रहा है, जैसे ब्याज से प्राप्त आय प्राप्त होती है, तो ब्याज से भी पैसा मिलता है। जो कि साहूकार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके पास पैसा अधिक होता है तो वो क्या करते हैं, ब्याज पे पैसा चलाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, साहूकारी ब्याज जिसको हम बोलते हैं, तो ब्याज पे पैसा चलाते हैं, उस केस में उनको ब्याज मिलेगा। मतलब कि कहने का मतलब क्या, 3 जगह से, कौन कौन सा है, सैलरी हो गया, एक हाउस प्रॉपर्टी हो गया, एक अन्य स्रोत है जिसमें ब्याज वाली बात कर रहा हूँ। 50 लाख तक का यदि कोई अर्निंग हो रही किसी व्यक्ति को तो वो इस श्रेणी में आ जाए। कौन सा, उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, ITR 1, जिसका नाम है सहज। क्या नाम है उसका, सहज। साथ ही साथ क्या होता है, कृषि आय 5,000 रुपये तक है, मतलब कि कृषि आय की बात करो, एग्रीकल्चर इनकम का, वैसे तो एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, माफ होती है, आपको पता ही होगा, लेकिन फॉर्म तो भरना पड़ेगा, उसमें दिखाना पड़ेगा कि मेरे एग्रीकल्चर इनकम में, ध्यान रखना दिखाना सब है, टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स फाइल होता है, तो जब फाइल होता है तो उस केस में जो भी आय के जो स्रोत है उन सभी आपको लिखना पड़ता है उसके अंदर। उसमें माफी का भी होता है, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ और बताता आ रहा हूँ कि भारत में जो एग्रीकल्चर जो इनकम होती है, कृषि जो आय होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, माफ होती है, लेकिन उसको शो तो करना पड़ेगा कि आपको एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई है, दिखाना तो पड़ेगा वहाँ पे। तो वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो या तो किसी कंपनी में निवेशक है या जिसने गैर सूचीबद्ध एक्टिविटी शेयरों में निवेश किया हो। तो ये तो बात हो गई जो 5,000 रुपये तक की कोई श्रेणी की बात करूँ, कृषि आय की बात करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे इस श्रेणी में आगे आएगा, क्योंकि उनको ITR फाइल तक करना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जो इनकम है वो एक प्रकार से पूर्ण रूप से क्या होती है, कर मुक्त होती है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि मैंने एग्रीकल्चर इनकम कितनी कमाई है। तो राशि कितनी, 5,000 रुपये से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपये तक की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट है। लेकिन इसमें कौन सा वृद्धि नहीं होता, जो कंपनी के जो डायरेक्टर हो गए, जिन्होंने मान लो कि कहीं इक्विटी, मतलब कि कहीं पे उन्होंने शेयर क्या कर रखे हो, शेयर का पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उस केस की बात कर रहा हूँ। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना, आपको कल एक ही बात का ध्यान रखना है कि ITR 1 होता क्या है और किन किन के लिए लागू होता है। तो ITR 1 को क्या होता है, एक इसका नाम है, सहज नाम है, और ये उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिनकी आय जो होती है 50 लाख रुपए तक होती है किसी वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। और वो आय की जो होती है वो कहाँ से प्राप्त हो सकती है, इसको वेतन से, या फिर उसको एक हाउस प्रॉपर्टी से, या फिर कोई अन्य स्रोत जिसमें ब्याज वाली में बात कर रहा था वो वाली बात, कंप्लीट है। ये हो गई ITR 1 की बात। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ITR 1 हम जब भर रहे होते हैं तो उस केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। क्या करनी पड़ेगी, ITR को भरने से पहले आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले होता है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको जैसे बातें बता दिया कि ITR जब भरते हो, आप भी भरोगे, स्वयं का भरोगे या किसी और व्यक्ति का भरोगे, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी पैन कार्ड की, ठीक है। दूसरा होता है बैंक स्टेटमेंट पूरे साल का, कि इतना पैसा कहाँ से कमा, उसकी में पूरी डिटेल मिल जाएगी, बैंक स्टेटमेंट पूरा आपको चाहिए होगा। साथ ही साथ बैंकों या डाकघरों से ब्याज प्रमाण पत्र, जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि यदि अपन बैंक में पैसा जमा है या फिर अपन क्या होता है पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कराते हैं, तो वहाँ से आपको जो ब्याज मिलता है उसका क्या चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। क्या कहता है इसको, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, जो वहाँ से प्रोवाइड होता है जहाँ से आपको ब्याज मिल रहा है, वो वाली बात कर रहा हूँ। टैक्स बचत निवेशों का प्रमाण, इसका मतलब क्या होता है, यदि आपने कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों को ध्यान होता है, जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, या फिर कहीं पर भी आपने कंट्रीब्यूशन कर रखा है, कहाँ पर PF के अंदर कंट्रीब्यूशन कर रखा है, वो हो गया। आवासीय मकान वाला मैंने आप लोगों को बताया, ध्यान हो तो, यदि ऐसा कोई आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तो उसका क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कंप्लीट है। फिर चाहिए होगा फॉर्म 16। फॉर्म 16 के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। फॉर्म 16 का मतलब क्या होता है, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो फॉर्म 16 होता है उसमें पूरी डिटेल होती है, वो चाहिए होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, सैलरी स्लिप चाहिए होती है। यानी कि आप मान लो ITR 1 भरने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंट की सख्त जरूरत पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह मिल गए, ये सब हो गया। उसके बाद आप बनने जा रहे हो, क्या बनने जा रहे हो, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, ITR 1, ठीक है। तो ITR 1 को सबसे पहले जो मोड होता है,
आईटीआर 1 जो होता है या फिर आईटीआर जो भी होता है उनको दो प्रकार से फाइल किया जा सकता है, एक किया जा सकता है ऑफलाइन और दूसरा किया जाता है ऑनलाइन। तो आज अभी मैं आपको बताने वाला हूं कैसे ऑफलाइन क्या होता है कि उसको फिल करते पर आईटीआर 1 की बात कर रहा हूं। तो आईटीआर 1 की बात करता हूं, उसमें सबसे पहले जो होता है वो फॉर्म कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं। ये देखें आप लोग, आईटीआर 1 दिख रहा होगा आप लोगों को। अब पता कैसे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर हो गया इसका। असेसमेंट ईयर कोई भी अभी जो असेसमेंट ईयर चल रहा है, कर निर्धारण वर्ष जो चल रहा है, जैसा कि मैं आपको बता दूं 2020-21 चल रहा है, 2020-21 कंप्लीट है यहाँ तक। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखें फॉर्म लिखा हुआ क्लियर, यहाँ पे फॉर्म ये लिखा हुआ है आईटीआर 1 सहस। अरे बस में ये ऑफलाइन फॉर्म है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन काम मैं आपको बताऊंगा। मान लो आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो तो ऑफलाइन फॉर्म का जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार का होता है। ये आईटीआर 1 हो गया सहज के रूप में। अब क्या करना है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा एक फॉर्म होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को फॉर्म 16A और 26AS बताया था, जो नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉर्म आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी पड़ती है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है पैन नंबर। पैन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं आपको मुख्य दस्तावेज बता देता कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ेगी, उसमें से पैन नंबर भी था, आपको ध्यान होता हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे पैन नंबर, जो भी उस व्यक्ति का जो जिस व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं आईटीआर भर रहे हैं। आपका भर रहे हैं तो आपका पैन कार्ड आ जाएगा, दूसरे व्यक्ति का भर रहे तो दूसरे व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर आ जाएगा। पैन कार्ड नंबर हो गया, उस व्यक्ति का नाम हो गया, उसके मोबाइल नंबर हो गए, उसकी ईमेल एड्रेस होगी, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये चीज़ आपको पता ही होगी, डेट ऑफ बर्थ क्या होती है, ईमेल एड्रेस क्या होती है, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। उसके बाद आधार नंबर, क्या पढ़ना है आपको, आधार नंबर। आधार नंबर क्या होता है, जो भी आपका आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसमें आपको नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इन चीज़ों को देखना है। ये देखो नॉर्मल जो होती है, अब ये बात कर रखा है हैव यू, जैसे कुछ पॉइंट में आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर हो गया हम ही जो बढ़ रहे हैं, कौन सा बढ़ रहे हैं आपको जैसे स्टार्ट हो, आपको पता होगा आईटीआर 1 जब मैं स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया इसका जो सेक्शन है वो आपको ध्यान रखना। सेक्शन कौन सा है, 139 सब सेक्शन 1, ये पता था। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। कंप्लीट है। ये कौन सा हो गया, इसमें क्लियर देखा, देखो आप लोग ध्यान से इस चीज को देखें। 139(1) का मतलब क्या, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी जो ड्यू डेट दे रखी है आईटीआर की, जो ड्यू डेट थी वो कौन सी 31 जुलाई थी। 31 जुलाई से पहले आप क्या कर रहे हो, इसको फाइल कर रहे हो, इस वजह से आपको आईटीआर के अंदर 139(1) करना पड़ता है। यदि अपन बात करते हैं 2 की बात करते हैं तो आफ्टर कन्वर्सेशन ऑफ डिले, मतलब खुद डिले वगैरह हो गया, लेट हो गया, उस केस में आपको उसको टिक करना पड़ेगा। 139(4) में क्या होगा, बी लेटर, काफी लेट हो गया, उस केस में हो जाएगा। और 139(5) का मतलब क्या होगा, रिवाइज। रिवाइज का मतलब क्या होगा, संशोधित करना। मान लो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी आईटीआर फाइल कर दिया, निर्धारित तारीख से पहले भेज दिया और फिर एकदम से याद है अरे यार उसमें कुछ तो संशोधन था, मैंने इनकम को गलत बता दिया। फिर तो देखो गलत इनकम बताओगे और आप सूचना आगे वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाएगी। आ रही बस में स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस जो रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब जो इनकम टैक्स करा था उसको वापस रिवाइज करो कि हमने वो था वो हो गया, गलत हो गया, अब वापस हम आपको भेज रहे हैं तो उसमें आपको इसको राइट करना पड़ेगा। तो सामान्य रूप से क्या करना है, सामान्य रूप से आपको 139 सब सेक्शन 1 जो है उसी को आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि हम तारीख समय से पहले क्या कर रहे हैं आईटीआर भर रहे हैं और एकदम कंप्लीट परफेक्ट भर रहे हैं। आ रही बस में, तो इसको कर दिया, ये हो गया इसमें। नेक्स्ट इधर आते हैं हम, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप जो नौकरी कर रहे हो वो किस प्रकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी बात बोलते हैं ना पब्लिक सेक्टर के जो भी होते हैं सार्वजनिक जो विभाग होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पब्लिक कंपनी की बात होगी उसकी बात कर रहा हूँ, या फिर पेंशनर्स, मान लो पेंशन मिलती है तो उसमें उसको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अब पेंशन में आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, पेंशन में भी करना पड़ता है। कोई कोई व्यक्ति इसको ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है एक लिमिट से ज़्यादा पैसा मिलता है। मान लो किसी व्यक्ति को, उदाहरण के लिए बात करता हूँ, मान लो उस व्यक्ति को 30,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलती है, ये आपको पता ही है। 30,000 हो गया, 40,000 भी हो सकता है। मान लो मैं 40,000 की बात करूँ, 40,000 रुपये उसको पर मंथ की पेंशन मिलती है तो साल की कितनी हुई, 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये। और नॉर्मली पता है जो स्लैब रेट बता रहे कि उसके हिसाब से 4,80,000 रुपये क्या होता है, टैक्स लायबिलिटी के अंदर आता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा, ये पेंशनर्स हो उस केस में। कंप्लीट यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है इफ रिवाइज, यदि हम रिवाइज कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, देन एंटर रिसिप्ट नंबर एंड डेट ऑफ फिलिंग ओरिजिनल रिटर्न। मान लो कि आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हो वो कौन सा वाला कर रहे हो, रिवाइज वाला कर रहे हो। यहाँ पे जो पॉइंट मान लो अपन यहाँ करते हैं तो उस केस की बात है, उस केस में हम रिवाइज करते हैं तो उसकी डेट आ जाएगी, उसकी रिसिप्ट नंबर आ जाएगी। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आपको कोई बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे बात करो। कंप्लीट। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ।
इसमें ऐसे क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह, ये देखो जो भी नॉर्मल सूचना है वो एक जब कौन सी होती है, जो मान लो कि रिवाइज की बात कर रहा था तो रिवाइज की श्रेणी में ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ फील्ड इन रेस्पॉन्ड टू नोटिस अंडर सेक्शन 139 है, इसकी बात कर रहा हूँ। यदि हम इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, अब ये सेक्शन कौन से होते हैं, ये हम डिटेल में इनकम टैक्स को पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। आपको नॉर्मली भी जैसे मैंने आपको बोला, सामान्य रूप से आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि हम कौन से सेक्शन में आ रहे हैं। हम आ रहे हैं 139(1) के अंतर्गत आए बस में, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ टिक करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट, आर यू फीलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। देखो वापस क्या हो, रिवाइज वाली बात हो रही है, इसको वापस संशोधित करने वाली बात हो रही है, तो आपको इन चीज़ों को नहीं देखना, आपको इससे जैसा है वैसे वैसे करना, नो रख देना इसको। नॉर्मली हम फॉर्म वगैरह भरते हैं, क्या रहता है, हम नो ही करते हैं, करते हैं, तो वही काम आपको यहाँ पर भी करना है। या इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी के अंदर। डायरेक्टली हम कहाँ आ जाते हैं, पार्ट बी के अंदर आते हैं। वो क्या कहता है, पार्ट बी बोलता है ग्रोस सैलरी के बारे में। अब ग्रोस सैलरी का मतलब क्या होता है, सकल वेतन, जो उसको इनकम हो रही है किसके आधार पे, वेतन के आधार पे। क्योंकि नॉर्मली आपको बता ही रखा है कि जो बात करते हैं हम किसकी, ITAR 1 की सहज की बात कर रहा हूँ, वो नॉर्मली सकल वेतन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी लिखनी है, और जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसका सैलरी इस सेक्शन के हिसाब से मिलनी है, तो वो आपको लिखना है। कोई परक्यूटीज मिल रही है तो परक्यूटीज को जोड़ना है, और मान लो कोई प्रॉफिट मिलने वाला है, मिल गया है, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है। आरे पास में उसमें से लेस करने आपको अलाउंस, जो कि सेक्शन के अंदर जो कि क्या होते हैं, माफ़ी होते हैं, कर मुक्त होते हैं, तो उन जो भी मान लो अलाउंस ऐसा कुछ मिले उनको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। एक बार जोड़ दिया जाता है, एक बार उसको लेस करना है। तो डिडक्शन का जो पहला पॉइंट है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि अंडर सेक्शन 16 IA होता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कुछ डिडक्शन दिया गया है, जो कि नॉर्मल में बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले से निर्धारित किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, वो किया गया 50,000 रुपये। याद रखना आप लोग, 50,000 रुपये जो मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो अमाउंट है वो हम लिख देंगे, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, 50,000 रुपये तक की जो राशि क्या हो जाएगी, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, कटौती के रूप में हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की इनकम यदि मान लो 4 लाख हो रही है, तो 4 लाख के बाद यहाँ पर जो अमाउंट आएगा, यहाँ पर नेट सैलरी कितनी आएगी, 4 लाख आ गई। 4 लाख में से पहला जो पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन का, वो है 50,000 रुपये। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स हो गया, तो 4 लाख माइनस कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3,50,000 रुपये कंप्लीट। फिर पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ, इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि अंडर सेक्शन 16 का सब सेक्शन 2 है। अब ये इसमें क्या होगा, इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस, जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंस जो मिला है, मनोरंजन जो भत्ता मिला है, उस भत्ते की राशि को यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेस। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कि 5,000 तक की राशि होती है, एक दूसरी कौन सी होती है, वास्तविक जो राशि प्राप्त हो रही है वो वाली। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो 25%, याद है, या फिर 20%। मैंने आपको 25वां ऐसे नहीं 20% उसका बताया था कि जो भी आपको सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, उसका 20% आपको निकालना पड़ेगा कंप्लीट यहाँ तक। तो उन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो क्या होती है, करमुक्त राशि होती है। मैं मनोरंजन भत्ते की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मनोरंजन भत्ते की राशि को आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा जो पॉइंट होता है डिडक्शन का, जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रोफेशनल टैक्स, पेशेवर कर। मान लो कि नियोक्ता की ओर से जब कर्मचारी को वेतन प्रदान किया जाता है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वो नॉर्मली क्या करता है, एक टैक्स के रूप में, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था TDS वाला, याद है कुछ। तो TDS में क्या होता है, ऑटोमेटिक जब राशि जो भुगतान होती है नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को भुगतान किया जाता है प्रोफेशनल वे के रूप में, तो उस केस में जो राशि डिडक्ट हो रही है, तो उस राशि को आपको यहाँ पे लिखना है एज अ टैक्स वाला कंप्लीट। तो यहाँ पर इसको लेस करने के बाद तो अमाउंट में आता है वो कहलाता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, मतलब जो भी माइनस प्लस करने के बाद जो राशि एग्जिट जो राशि बच रही है वो आपको यहाँ पे लिखनी है कंप्लीट। फिर बात करता हूँ इसका दूसरा जो पार्ट है, पहला जो पार्ट हो गया वो हो गया सैलरी का, फिर पेंशनर्स का पार्ट हो गया। फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पार्ट बता रहा है, ये बता रहा है हाउस प्रॉपर्टी वाला। आई बस में जैसा कि मैंने आपको बताया ITR जो 1 जो सहज जो भरा जा रहा है वो कौन सा बना जा रहा है, सैलरी, पेंशनर्स, साथ ही साथ एक हाउस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और साथ ही साथ मैंने बताया था आप लोगों को अदर सोर्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हो पॉइंट नंबर 2, यदि कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है टिक एप्लीकेबल ऑप्शंस, मतलब कि जो मकान संपत्ति है वो किस प्रकार की संपत्ति, जिसकी एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। पहला हो गया सेल्फ ऑक्यूप्ड, जैसा कि सेल्फ ऑक्यूप्ड का मतलब होता है स्वयं के रहने का मकान। यदि ऐसा है तो उसको हम क्या कर देंगे, गैस कर देंगे।
इस पे टिक लगा देंगे। दूसरा होता है लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है कि उस संपत्ति को किराए पे दे रखा है। यदि किराए पे दे रखा हो, यदि वहाँ से कोई इनकम अर्न हो रही है तो उस केस में इसको अपन लेट आउट को मार्क कर देंगे। या फिर डीम्ड लेट आउट, यानी उसको मकान को किराए पर दिया हुआ मान लिया है, किराए पर है नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसको बहुत सुनो खाली है मकान, तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या समझता है कि यदि खाली भी है मकान तो उसको हम क्या मानेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है उसको आपने कहाँ दे रखा है, किराए पे दे रखा है। यदि इन तीनों में से जिस प्रकार की मकान संपत्ति है उसमें से आपको एक जगह क्या करना है, टिक करना है। कंप्लीट। ये तो बात हो गई इसकी पहले वाली की बात करता हूँ। फिर हम थोड़ा सा आगे की बढ़ते हैं। इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या बोलता है, ग्रॉस रेंट रिसीव्ड। आप लोग को दिख रहा होगा ग्रॉस रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल ऑब्लिक डेटेबल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपको जो मकान संपत्ति की जो आय है या तो फिर अर्न हो रही होगी, मतलब प्राप्त हो गई है। दूसरा क्या है, प्राप्त होनी बाकी है, लेकिन हम उस वर्ष की बात करते तो वो इनकम जो है कौन से वर्ष की, उसी वर्ष की होती है जिस वर्ष में अपन क्या कर रहे हैं, टैक्स की गणना कर रहे हैं। या फिर उसको किराए पे हम देते हैं तो उस केस में जो भी अपन को उस वर्ष में जो पैसा प्राप्त होता है उसकी बात करी जा रही है पे। तो इन तीनों की जो भी राशि हमको मिल रही है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, उस राशि को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। कंप्लीट। फिर बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट जो आता है टैक्स पेड टू लोकल अथॉरिटीज़। उसमें आपको जितना आपने लोकल अथॉरिटी को यानी स्थानीय सत्ता को अपने जितना अपन क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब आप सोचोगे सर अपन क्यों पेमेंट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, शहरी क्षेत्र की मैं बात करता हूँ तो सरकार की ओर से जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो स्थानीय सत्ता होती है, उनको कुछ ना कुछ क्या होता है टैक्स के रूप में पे करना पड़ता है अपने को। जो जिसका मकान हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो भी अपन ने पे किया, जो भी सिक्योरिटी अमाउंट हो गया, फिर दूसरा कोई अमाउंट हो गया एज अ टैक्स के रूप में, तो उस अमाउंट को आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। कंप्लीट। बढ़ते हम थोड़ा सा आगे तरफ। फिर क्या आता है, वो कहलाती है एनुअल वैल्यू। एनुअल में क्या मतलब क्या हो गया, जो राशि प्राप्त हुई उसमें से जितना अपन ने क्या करा, टैक्स अथॉरिटी जो जमा कराया, कहाँ जमा कराया, स्थानीय सत्ता को एज अ टैक्स के रूप में जमा कराया, तो उसकी उस राशि में से उस राशि को अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। देखो ये जो पार्ट है वो है सैलरी हेड के बाद दूसरा जो हेड होता है वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका पार्ट होता है। जब आप इस हेड को पढ़ोगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि उसमें म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, रेंट का कैसे क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपी क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है, डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है। वो हम आने वाली क्लासों के अंदर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये तो बात होगी जो किराए प्राप्त हुआ है, उस किराए की प्राप्त की राशि में से आपको स्थानीय सत्ता को जितना अपन ने पे किया एज अ टैक्स के रूप में उसको घटा देंगे, तो वो कहलाएगी अपनी एनुअल वैल्यू, यानी वार्षिक मूल्य आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, यानी जो भी एनुअल वैल्यू होता है उसका 30% जो राशि होगी उसको भी आपको डिडक्शन मिलेगा, लेस। इसको आपको आगे जाके उसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, इस ये जो राशि आई है इस राशि का आपको क्या करना है, 30% आप लोगों को निकाल के यहाँ पे उसका अमाउंट को लिखना है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये बोलता है कि इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, यानी आपने जब मकान का जब निर्माण किया होगा या फिर मकान का रिनोवेशन किया होगा या कुछ उसमें अलग से जोड़ा होगा, बाउंड्री वगैरह बने, फिर एक्स्ट्रा जो भी बात करते हैं ना, रिपेयर मेंटेनेंस की बात करता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि आपने बैंक से लोन लिया होगा। बैंक से क्या लेते हैं, उधार पूंजी लेते हैं या फिर कहीं से पैसा उधार लिया आप लोगों ने। नॉर्मली मैं बैंक की बात ही कर रहा हूँ। बैंक से कोई उधार पूंजी आपने लिए तो उस केस में आप लोगों को उसको इंटरेस्ट चुकाने पड़ता है। जहाँ से आपने राशि ली उसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपने पैसा लिया, उधार पूंजी लिए, ऋण लिया, तो उस केस में उसको क्या चुकाना पड़ेगा, आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ब्याज जो चुका रहे उसकी राशि को आपको यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट। फिर बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फिर ये बोलता है एरियर ऑब्लिक अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किराए पे दे रखते हैं किसी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पे दे रखा है मकान संपत्ति को, तो हो सकता है कि जो किराएदार है उसने आपको किराया नहीं चुकाया, कोई बकाया चल रहा है, तो वो बकाया कितना चल रहा है उस साल के भीतर, उस वर्ष के भीतर, तो उस राशि को अपन को लेस क्या करना है, उसमें से 30% लेस करने के बाद उसको आपको यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट है। क्लियर। जहाँ पे जैसे जिस बिहार पे आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है उसी बिहार पे आपको काम करना, और नॉर्मली हमको पता चल जाता है कि उसको क्या बोल रखा है उसके अंदर। और जब हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक पढ़ा जाएगा तो उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें आपको हाउस प्रॉपर्टी की बोल रहा हूँ,
मतलब कि जो पॉइंट आया, तीसरा पॉइंट जो अपने पास आया था, ये वाला पॉइंट आया था, उसमें से लेस क्या करना है, चौथा और पांचवा पॉइंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसको और इसके अमाउंट को अपन क्या कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे, प्लस छठा पॉइंट को आपको ऐड करना है। क्योंकि आपको नॉर्मली क्या होता है, जो किराया अपन को बाकी चल रहा है, प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है, जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि वो किराया आपको प्राप्त होगा नहीं, हो सकता है हाँ 2 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, लेकिन प्राप्त तो होना ही है। तो उस केस में इसने क्या बोल रखा है, इसको जोड़ दो, किराया प्राप्त हो रहा है उस केस में। इफ इसमें कंडीशन दे रखी, इफ लॉस होता है, हानि होती है, मतलब किराएदार जो होता है उसने किराया चुकाया नहीं और उसने क्या करा, वो चला गया, मकान खाली करके चला गया, आपको पता ही नहीं चला, तो लॉस तो हो ही गया। उस केस में क्या होगा, पुट द फिगर इन नेगेटिव, यानी जो भी राशि का लेस हो रहा है उसको बने, जैसे हम प्लस हो रहा है तो वहाँ पे उस चीज़ का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो प्रॉफिट हो तो उसको जोड़ना है और लॉस हो उसको लेस करते हैं, ये आप लोगों को अच्छे से पता ही है। तो इसके बाद जो राशि आएगी उस राशि को हमको बाहर की तरफ लिखना है कि हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम हुई है हमको इतनी हुई है। कंप्लीट। बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी सैलरी की बात हो गई है, हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई है। अब ITR 1 की बात करते हो, उसमें जो तीसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, वो मैंने बताया था कि अदर सोर्स के बारे में बताया था। यदि किसी व्यक्ति को इन दोनों के अलावा कोई और जगह से भी आय प्राप्त हो रही है, मान लो कि कोई वेतन कमा रहा था, एक छोटे से एग्जाम्पल की बात ही कर, तो मैं आप लोगों की बात ही करता हूँ। जब आप नौकरी करने के जाओगे, एक तो नॉर्मली क्या होगा, जब आप नौकरी करने के लिए जाओगे वहाँ फुल टाइम नौकरी आप लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे आपको जो फुल टाइम जो नौकरी करोगे आप लोग, तो उस केस में आपको जो सैलरी मिलेगी वो तो ऊपर आ गया, सैलरी के हेड में आ गया। साथ ही साथ आपने क्या सोचा, नहीं मेरे को इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना है। एक्स्ट्रा काम करना मतलब क्या, तो ऑफिस टाइम के अतिरिक्त जब आपको समय मिलता है, तो उस केस में आप छोटे छोटे आप लोगों ने काम ले रखे हैं, उससे क्या हो रही है, आपको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। वही एक्स्ट्रा इनकम, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो वो कहलाता है अदर सोर्स। क्या कहलाता है, अदर सोर्स कहलाता है। तो यदि आपको कोई अदर सोर्स की कोई इनकम आपको प्राप्त हुई है, तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। कंप्लीट। हम बढ़ते थोड़ा सा आगे की तरफ। फिर क्या आता है, उसमें से लेस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। देखो ये जो बात हो रही है वो क्लियर बोल रहा है कि इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ओनली, जो पारिवारिक पेंशन मिलती है, पारिवारिक पेंशन की जो राशि मिलती है, उसी केस में इसको लेस करना है, अदरवाइज इसको लेस करने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई लेस नहीं होगा। खाली फैमिली पेंशन मिल रही है तो उस केस में जो टर्म एंड कंडीशन दे रखी होती है, नियम व शर्तें जो दे रखे होते हैं, उसी के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, उस राशि को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। कंप्लीट। तो ये जो बात हो गई है, मतलब कि पहली जो इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, दूसरी जो इनकम होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, तीसरा हो गया अदर सोर्स। इन तीनों को मिला के अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपने अमाउंट लिख देंगे आप आ रही बस में। तो ये तो बात हो गई किसकी, जो जो आपको इनकम है उसके बाद की बात होगी। अब आगे क्या करना है, अब आगे जैसे आप लोग देख सकते हो, ये बोल रहा है कि पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी में क्या हो रहा है, डिडक्शंस एंड टैक्सेबल टोटल इनकम, यानी जो डिडक्शंस मिल रहे हैं वो, और साथ ही साथ जो भी टैक्सेबल इनकम होती है उसकी आपको पूरी यहाँ पे डिटेल लिखनी है। कि जो भी चैप्टर में आपको होता है, जैसे कि आपको डिडक्शंस के बारे में क्लियरिटी बता दिया, डिडक्शन बहुत सारे होते हैं, याद आएगा कुछ डिडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था। अब देखो आप लोग, मैंने जो आपको बताया है वही काम आपको प्रैक्टिकल करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इनकम टैक्स ऐसा नहीं खाली पढ़ के काम में ले लिया और पढ़ के याद किया और उसका एग्जाम दे दिया और हमने उससे क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स जो होता है, जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका वैसे ही के वैसे उपयोग जैसा पढ़ाया जाता है। मैंने आपको उसके अंदर डिडक्शन जो पढ़ाए थे 80C से लगाकर 80U तक के जो डिडक्शन पढ़ाए थे, यदि हम बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंतर्गत, उन्हीं डिडक्शन का उपयोग फिर से यहाँ पे भी किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको 80C, 80CCC, 80CCD, इसमें IB, IBC और 2 वगैरह है, तो इसमें ना आपको 80C के बारे में बताता है। जो 80C, 80CCC और 80CCD की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बता दी, यदि अपन कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं जीवन, जिसमें जीवन बीमा पॉलिसी हो गया, कोई बचत की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं PF कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, या फिर कोई ऋण पत्र की बात करता हूँ। मान लो कि आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, उसमें एक आवासीय मकान वाले के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पर 1.5 लाख रुपये तक की जो राशि होती है वो क्या होती है, कटौती योग्य होती है। तो यहाँ पे आपको उसी चीज़ को लिखना है। उसके बाद मैंने आपको ATT के बारे में बताया था। ATT क्या होता है, ATT मैंने आप लोगों को बताया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में बताया था। यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो तो उस केस में उस राशि को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ATT के बारे में, DD के बारे में बताया था मैंने आपको, उसमें बताया था जो अपाहिज होता है, अपंग व्यक्ति होता है, उसके इलाज के लिए 75,000 रुपये तक की राशि क्या होती है, कटौती योग्य होती है। याद आया कुछ? तो इन सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। AT हो गया जो लोन के बारे में होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ATG की बात करता हूँ। ATG जो होता है वो होता है डोनेशंस का होता है। आपने कहीं दान किया है तो दान की राशि के बारे में मैंने आपको कटौती के बारे में बताया था कि कुछ लिस्टेड होता है
जिसमें एक 100% की कटौती मिलती है, कहीं कहीं आप दान करते हो तो वहाँ 50% की कटौती मिलती है, कहीं कहीं आप दान करते हो तो वहाँ 10% की कटौती भी मिलती है। ऐसा बताया था आप लोगों को। ATG हो गया, GGC हो गया, TT हो गया। TTA का मतलब मैंने आपको बचत वाला बताया था, आपको सेविंग अकाउंट वाला याद है कुछ? सेविंग अकाउंट होता है तो 10,000 रुपये तक की राशि के बारे में बताया था, आया को याद? ATU के बारे में जो कोई विशेष प्रकार की बीमारी होगी, जैसे कि अंधापन हो गया, बहरापन हो गया, अपंगता हो गई, मैंने आपको उसमें बताया 40% से 80% तक हो तो उस केस में क्या होता है, 80% से अधिक हो तो उस केस में कितनी कटौती की राशि मिलती है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो यहाँ का कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब एक ही है, क्लियर बात है कि यदि मान लो व्यक्ति जो है उसने, जिसका हम ITR भर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, चाहे वो आपका स्वयं का भर रहे हो चाहे किसी और व्यक्ति का भर रहे हो, तो उस केस में उस व्यक्ति को पूछना पड़ेगा कि भाई साहब आपने कहीं पैसा वगैरह तो नहीं लगाया। वो पूछेगा कहाँ पैसे लगाने का मतलब क्या हो, तो उसको आप गिनाओगे। यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, कोई एजुकेशन लोन तो नहीं चल रहा है, क्या कोई पॉलिसी तो नहीं ले रखी है आप लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। यदि ऐसा कुछ होता है तो जहाँ जहाँ जिस हेड में वो जो जा रहा है उस हेड के हिसाब से आपको उस अमाउंट को यहाँ पे लिखना है। आ रही बात में? तो ये लो बात हो गई, किसकी हो गई? ये इसकी बात हो गई। पर बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। फिर क्या करना है? फिर इसके बाद क्या होता है, जो भी इनकम आएगी उसको लेस करने के बाद, डिडक्शंस को लेस करने के बाद जो इनकम आती है वो इनकम जो कहलाती है वो कहलाती है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, यानी उस जो राशि बच रही है जो टैक्सेबल इनकम होगी वो उसको घटाने के बाद जो इनकम होगी वो कौन सी होगी? टैक्सेबल इनकम होगी। तो जो भी टैक्स बन रहा है उस टैक्स का अमाउंट को आपको यहाँ लिखना है, टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जो टैक्स की राशि बन रही है वो वाली बात। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो रिबेट मिलता है, कुछ छूट मिलती है। यदि मैं बात करता हूँ किसी व्यक्ति का 12,500 तक क्या होता है, ये डिडक्शन मिलने के बाद यदि कुछ रिबेट मिल रही है, जैसे कि बात करता हूँ 12,500 तक की बात कर रहा हूँ, 2500 लगाकर 12,500 तक की बात करता हूँ, उसमें कुछ रिबेट मिलती है। तो रिबेट का एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया कब होता है? हम बात करते हैं उसके टैक्सेबल इनकम कितनी हो रही है और उसके बाद उसको टैक्स की राशि कितनी बन रही है, तो उसके हिसाब से क्या मिलती है? रिबेट मिलती है। नॉर्मली 2500 रुपये तक के आसपास की क्या मिलता है आपको? रिबेट मिलता है। 2500 हो गया, 2500 लगेगा 2500, या फिर कुछ और नियम व शर्तें हैं, क्योंकि नियम व शर्तें क्या होती है? हमेशा चेंज होती रहती है। तो जो रिबेट मिल रहा है, रिबेट नॉर्मली अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो रिबेट का पता लग जाएगा इतना रिबेट मिल रहा है। जो भी आपको नियम व शर्तें दे रही आयकर के अंतर्गत, इनकम टैक्स के अंतर्गत जो नियम व शर्तें दे रखी है उसके हिसाब से क्या मिल जाएगा? रिबेट मिल जाएगा। फिर बात करते हैं टैक्स रिबेट आफ्टर रिबेट, यानी जो टैक्स अमाउंट था उसमें से जो टैक्स की राशि की जो छूट मिल रही है। ध्यान रखना, ऊपर जो मिली वो इनकम में से छूट मिल रही थी। क्या मिल रही थी? इनकम में से छूट मिल रही थी। और जो रिबेट होता है वो क्या होता है? टैक्स में से छूट मिल, टैक्स की छूट बात कर रहा हूँ, टैक्स की जो छूट मिल रही है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर क्या होगा, जो टैक्स बन रहा था उसमें से जो रिबेट मिली वो उसमें से लेस करना, लेस करने के बाद जो आती है वो कहलाता है टैक्स आफ्टर रिबेट। यानी अब रिबेट मिलने के बाद जो टैक्स चुकाना है उस राशि को यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, ऑफलाइन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन फॉर्म में आपको बाय हैंड हाथ से फिल करना पड़ता है और उसके बाद उसको आगे काम करना पड़ता है। मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं, यहाँ तक बात होने के बाद D4 जो चौथा पॉइंट वो क्या बोलता है? अब आपको एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ना है। कौन सा टैक्स? जिसको सेस भी कहते हैं, उपकर भी कहते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% और D3, यानी इसका जो भी अमाउंट यहाँ पर जो अमाउंट आएगा उसका 4% आपको और जोड़ना है। क्या आप करना है? 4% और जोड़ना है। देखो टैक्स की कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको स्लैब रेट बताई थी। स्लैब रेट में क्या बताया था मैंने आपको? 0 से 2.5, 2.5 से 5, 5 से 7.5, फिर क्या होता है 10%, 15%, फिर 20% बताया था। तो वो तो टैक्स होता ही, उसके साथ जो टैक्स बनता है, जो इन टैक्स की राशि बनती है उस राशि के अंदर प्लस और करना पड़ता है। प्लस क्या करना पड़ता है? ये एजुकेशन सेस और हेल्थ एजुकेशन जो होता है उसका आपको ऐड करना पड़ता है, जो कि कितना प्रतिशत है? 4%। इनकम का 4% नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टैक्स का 4% है। जो टैक्स की राशि निकलेगी उसका 4% आपको निकाल के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर क्या हो गया? टोटल टैक्स एंड सेस, यानी ये वाली राशि और ये वाली राशि, इन दोनों को जोड़ने के बाद अब आपको अमाउंट क्या लिखना है? यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट है। फिर क्या होगा? रिलीफ अंडर सेक्शन 89, वो नियम के अंदर क्या होता है? जो भी अपन कोई क्लेम करना चाहते हैं, कोई एग्जेम्पशन जो बात करते हैं, पर कोई क्लेम कर रहा है कि नहीं हमको इतना कुछ रिलीफ मिलनी चाहिए, वो कुछ नियम व शर्तें होती। वो भी जो भी एनेक्सर्स होते हैं इनकम टैक्स के, उसको आपको पढ़ना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कहाँ आपको रिलीफ मिल सकती है, छूट मिल सकती है। यदि छूट मिल रही है तो ठीक है, और नहीं है तो नहीं लिखना। वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन होगा तब आपको लिखना पड़ेगा। कंप्लीट। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर क्या हो रहा है? कोई इंटरेस्ट हो रहा है। इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? देखो कभी कभार क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था
मैंने पिछली कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि एक फिक्स टाइम पीरियड दे रखा होता है, फिक्स डेट दे रखी होती है। व्यक्ति की बात होगी, एचयूएफ की बात होगी, एओपी की बात होगी, 31 जुलाई तक की बात करता हूँ। 31 जुलाई तक उस सामने वाले व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है। लेकिन मान लो कि किसी कारणवश उस आईटीआर को 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाए तो क्या होगा, तब उस केस में उस पर इंटरेस्ट लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। ध्यान रखना, इंटरेस्ट पर मंथ के हिसाब से इसमें नहीं लगता, इनकम टैक्स में प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगता है, आपको ब्याज चुकाना पड़ता है इस पर पेनल्टी के रूप में। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है, इंटरेस्ट वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी टैक्स का अमाउंट जो बन रहा है, जो भी फीस आपको मान लो देनी पड़ रही है। देखो फीस का मतलब क्या हो गया, अब सामने यदि अपन बात करते हैं, यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई यदि बात बोली कि आपको टैक्स के साथ दूसरा कोई चार्जेस वगैरह, कोई शुल्क वगैरह हैं, वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। यदि आपने लेट फाइल कर रहे हो, आपका आईटीआर लेट फाइल कर रहे हो, तो उसका क्या होगा, इंटरेस्ट भी हो गया, तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। नहीं, इस सब राशि को जोड़ना है, जैसे आप लोग इसको तो आपको जोड़ना है। कंप्लीट है। देखो क्लियरिटी दे रखी है, आपको क्लियर के हिसाब से करना हो। ये कब आपको समझ में आएगा, जब आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा। और मुझे पूरे आप लोगों से आशा है कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है कि इनकम टैक्स के आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ जाओगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, उसको माइंड के अंदर रिवाइज करते रहना कि हाँ उसमें ये अमेंडमेंट था, उसका टैक्स का ट्रीटमेंट ये था, उसके बाद ये बन रहा है। कंप्लीट है। बात करते हैं हम आगे की तरफ। टोटल टैक्स पेड, कितना आपने टैक्स पे करोगे वो आएगा, अमाउंट पेबल कितना है वो आ जाएगा, और रिफंड यदि मान लो कोई रिफंड मिल रहा है। रिफंड का क्या होता है, देखो टैक्स चुका रहे हो तो कोई रिफंड वाली बात बनती ही नहीं है। यदि आपने कोई मान लो कि टीडीएस वाली बात कर रहा हूँ, टीडीएस आपने ज़्यादा चुका दिया हो या फिर टीडीएस की राशि बन रही है और आप टैक्स लायबिलिटी के अंदर नहीं आ रहे हो, तो उस केस में जो भी रिफंड मिल रहा है, रिफंड की राशि आपको लिखनी है। ये आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा, उस सामने वाले व्यक्ति को पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसका देखोगे, क्या देखोगे कि उसने टीडीएस कितना चुकाया, उसको कितना रिफंड मिल रहा है, ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन का कैसा होगा वो हम बात करेंगे। नंबर आता है नेक्स्ट की बात करता हूँ, पार्ट ई की बात करता हूँ। देखो इसको इनकम टैक्स से अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर रखा। पार्ट ई क्या कहता है, पार्ट ई आप लोग देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब आप टैक्स जमा कराओगे, आपको नॉर्मली पता है टैक्स जो जमा कराते हैं वो ऑनलाइन ही चालान के थ्रू करते हैं या फिर बैंक में जाते हैं तब होता है, या फिर ऑनलाइन अपन टैक्स जमा करवा सकते हैं। तो ये पूछ रहा है, आपने जो बात करते हैं इसमें आपको डिटेल देनी पड़ेगी कुछ अकाउंट की, यानी कम से कम एक अकाउंट की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। मान लो इन फ्यूचर में कोई रिफंड होता है या फिर कोई दूसरी बात होती है, तो आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, उस खाते से उसका कनेक्शन हो जाएगा। तो आपको IFS कोड ऑफ द बैंक, यानी जो आपका बैंक का खाता है उसका IFS जो कोड होता है, और IFS कोड कैसे मिलेगा, IFS कोड मिलेगा आपका जो चेकबुक होती है, चेकबुक के ऊपर की तरफ देखें आप लोग IFS कोड, जिसको फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि मैंने आपको टेली की क्लास में बताया था कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और कितने डिजिट का होता है। कंप्लीट है। तो यहाँ पे अपन को उसका कोड नंबर लिखना है, IFS कोड लिखना है। उसके बाद जिस वो बैंक है उस बैंक का नाम लिखना, नेम ऑफ द बैंक, जैसे कि नाम से लग रहा है कि जो भी नाम है उसको अपन लिख देंगे। फिर आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर वो आ जाएंगे। ये क्या हो गया, आपको जो अकाउंट मान लो कि रिफंड हो रहा है, कोई रिफंड का पैसा मिल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रिफंड का अमाउंट मिलता है, तो आपको वहाँ के जो क्या करना पड़ेगा, आपको ये किसके लिए ले रहे हैं अपन, ये इसके लिए ले रहे हैं। रिफंड मिलता है तो उस केस में आपको ये डिटेल होगी तो ऑटोमेटिक आपके खाते में क्या हो जाएगा, अमाउंट रिफंड हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। कंप्लीट। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। शेड्यूल नेक्स्ट की बात करते हैं, डिटेल ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। यदि मान लो कि आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह पहले जमा करा रखा होगा, आपने एडवांस में, मतलब मैंने आपको बताया था एक नॉर्मली क्या होता है, व्यक्ति सोच के चलता है कि नहीं है मेरा उतना टैक्स अमाउंट बन सकता है, मेरी इतनी इनकम होगी मुझे इतना टैक्स चुकाना पड़ेगा, क्यों ना मैं पहले से टैक्स चुका दूँ। उससे क्या होता है, इन फ्यूचर में क्या होता है, बेनिफिट कुछ न कुछ बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं डिपार्टमेंट की ओर से। यदि ऐसा कुछ है, आपने एडवांस में टैक्स चुका दिया है, तो वहाँ पे उस केस में आपको पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। BSR कोड जो कि बैंक का कोड होता है, डेट ऑफ डिपॉजिट, आपने कब डिपॉजिट कराया था, एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूँ, एडवांस टैक्स की आपको डेट लिखनी पड़ेगी, उसका चालान नंबर लिखना पड़ेगा, और आपने टैक्स कितना चुकाया वो राशि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। आगे बस में ये पूरी कुंडली हो रही है उस व्यक्ति के लिए ITR के थ्रू। ये तो बात किसकी हो गई, उसने एडवांस टैक्स चुकाया उस केस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो शेड्यूल बोलता है वो बोलता है ये, उसके बाद TDS की बात होती है कि उस व्यक्ति के लिए TDS के बारे में आप लोग बताया था, उस व्यक्ति का TDS कट रहा होता है तो उसके दो प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक होता है TDS का फॉर्म नंबर 16 और दूसरा होता है फॉर्म 16A। उसके बारे में मैंने विस्तृत में चर्चा भी की थी, तो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। कौन कौन सी, उसका 10 नंबर, जिसने आपका TDS काटा है उसका 10 नंबर आ गया, उसका नाम आ गया, कितना अमाउंट था जो कलेक्शन हुआ था, जो उनको पैसा प्राप्त हुआ, भुगतान हुआ, उस केस की बात वो अमाउंट आ गया, कितना आपने
कलेक्शन किया सामने वाली पार्टी ने, या आपसे कितना कलेक्शन किया है, फिर आपने कितना चुकाया है, उन दोनों की बात आ गई, कलेक्ट की बात भी आ गई और पेमेंट की बात भी आ गई। उसके बाद कोई क्लेम करना हो तो वो क्लेम की राशि यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट की बात करता हूँ मैं। इतना सब कुछ होने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मैं आपको बता ही रहता कि एटीसी डिडक्शन जो मिलता है, ऊपर की तरफ जो डिडक्शन हमने देखे थे उसमें तो डायरेक्ट राशि लिखनी पड़ रही थी कि ये राशि का हुआ। अब नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ इसके अंदर क्या हो, इसमें आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी कि आपने जो डिडक्शंस लिए हैं, एटीसी का लिया है, एटीडी का, उसका आपको लिखना पड़ेगा, आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी, क्या क्या था, कितना अमाउंट था, वो आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी। कंप्लीट है। और लास्ट में क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई खुद का होगा। खुद का मतलब क्या होगा, जिसका ITR 1 भरा जा रहा है उसका आपको यहाँ पे डिटेल लिखनी है। वो वेरीफाई करेगा हाँ उपरोक्त सूचना, ऊपर जो सूचना लिखी गई है, उपरोक्त सूचना मेरे द्वारा सब सही दी गई है, और यदि मेरे से कोई गलती रह जाती है, भूलवश कुछ हो जाता है, तो उस केस में समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी, मेरे स्वयं की होगी, आपकी ओर से, यानी टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से क्या होता है, कोई भी एक्शन लिया जाता है। ये इसका क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। और ये फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिल होने के बाद इसका जो भी फॉर्मेट वगैरह होती है, फॉर्म तो हो गया, उसके बाद इसको डिस्पैच करना पड़ता है, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करना था। उसका एड्रेस आप लोगों को गूगल बाबा से मिल जाएगा। गूगल बाबा कौन, गूगल पे सर्च करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, हर वर्ष इसको फॉर्म को भरने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट लग रहे, डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताए थे, इसको फॉर्म को भर दिया, ये पूरा कंप्लीट फॉर्म हो गया, ITR 1 हो गया। इसके साथ अपन को बैंक वाला हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फॉर्म 16 वगैरह हो गया, तो उन सभी को अपन करके क्लिक करके आपको कहाँ सेंड करना पड़ेगा, IT डिपार्टमेंट में। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये क्या था, मैंने आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि ITR 1 जो होता है, जिसको सहज नाम दिया गया है, सहज यानी क्या होता है, बहुत सरलता से सहज नाम दिया गया है। तो उसमें क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति होते हैं जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक की होती है, और उनकी इनकम कहाँ से हो रही है, वेतन से हो रही है, चाहे वह किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, चाहे वह अदर सोर्सेज में, जिसमें मैंने आपको बताया था बचत जमा ब्याज होता है, बचत बैंक में जो सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उस केस में क्या होता है, ITR 1 फिल किया जाता है। और वो कैसे ऑफलाइन फिल किया जाता है, ऑफलाइन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कंप्लीट है। तो हम आने वाली क्लासों में क्या पढ़ेंगे, आने वाली क्लासों के अंतर्गत मैं आपको इसका ऑनलाइन कैसे भरता है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे खुलता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए इसी क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।